मैंने अपनी बेटी आरुषि को नई डिजाइन की गई साड़ी में देखा और प्यार से कहा, अरे आरुषि बेटा, क्या बात है। इस नई साड़ी में तुम तो बिल्कुल फैशन डीवा लग रही हो। इतना क्लासी अंदाज किसका दिल चुराने की तैयारी है। आरुषि, जो अब 20 साल की हो चुकी थी, आत्मविश्वास से मुस्कुराई और बोली, माँ, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हारा बेटा मजाक में अब बड़ा हो गया है, अच्छी लगी या नहीं। मैंने प्यार से उसकी गालों को थपथपाते हुए कहा, मेरी बेटी तो सोने की चिड़िया है, तुझसे ज्यादा समझदार और सुंदर तो कोई है ही नहीं। उसने थोड़ी शरारत से पूछा, सच में माँ, या बस मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रही हो। मैंने उसके माथे पर धीरे से चूमते हुए कहा, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मेरी चैंपियन। तेरे जैसा आत्मविश्वास और हुनर किसी भी लड़के के लिए एक सपना होगा। और तुम आज जो इतनी निखर के आई हो ना, इसे देख के मैं तो यही सोच रही हूँ कि तुम अपने पापा से भी ज्यादा कामयाब और नाम कमाने वाली बनोगी। पिछले महीने जब उसने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था, तब से तो मेरा सिर गर्व से ऊपर था। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं 40 साल की हूँ। ये कहानी लगभग 12 साल पहले शुरू हुई, जब मेरे पति विवेक ने मुझे बताया कि उन्हें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में एक बड़ा ऑफर मिला है। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, नेहा, ये मौका जबरदस्त है। बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं तुम्हें और आरुषि को भी यहीं बुला लूंगा। मेरा चेहरा थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि आरुषि तब सिर्फ 8 साल की थी और उसे पिता के मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। विवेक ने समझाया कि ये मौका हमारे भविष्य, हमारे सपनों के घर और आरुषि की दुनिया स्तरीय शिक्षा के लिए सुनहरा है। अगली सुबह जब विवेक सामान पैक कर रहे थे, तो मेरा दिल रो रहा था। पर उन्होंने मुझे कसकर गले लगाकर कहा कि ये दूरी एक जरूरी कुर्बानी है। आरुषि की नींद में डूबी मासूमियत देखकर मैंने अपने आंसू रोके और विवेक को विदाई दी। पहले साल तो विवेक के फोन और पैसे नियमित रूप से आते रहे। वे जल्द ही परिवार को बुलाने का वादा करते थे, पर धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे। तीसरे साल तक संपर्क लगभग टूट गया। 12 साल बीत गए और विवेक ने कभी वापस आने का कोई संकेत नहीं दिया, न कोई खबर दी। मुझे लगा जैसे उन्होंने हमें अपने जीवन की स्क्रिप्ट से ही बाहर कर दिया हो। मैंने आरुषि के लिए हिम्मत बटोरी, एक आर्ट गैलरी में मैनेजर की नौकरी शुरू की और दिन रात मेहनत करके उसे पाला पोसा। अकेली माँ होते हुए भी मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरी बेटी आरुषि 20 साल की हो गई थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग के काम भी करती थी। पिछले महीने की एक शाम मैं और मेरी पड़ोसन रीता भाभी बरामदे में कॉफी पी रही थी। रीता भाभी, जो अपने पति के साथ हर साल यूरोप घूमने की कहानियां सुना रही थी, बोली, नेहा, तुम अभी भी कितनी ऊर्जावान हो, कितनी मेहनती। विवेक ने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। अब तो आरुषि भी आत्मनिर्भर हो गई है। क्यों ना तुम अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हें भी प्यार और सम्मान के साथ जीवन जीने का हक है। ये सुनते ही मेरे अंदर कहीं से एक टीस उभरी और आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने रूंधे गले से कहा कि 12 साल हो गए विवेक को गए हुए और अकेलापन एक आदत बन चुका है। मुझे पता नहीं था कि रीता भाभी की ये बातचीत आरुषि ने अपने कमरे में सुन ली थी। भाभी के जाते समय उनकी ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। और तू यहाँ अपनी जवानी अकेले ही काट रही है, ना कोई साथी, ना कोई अपना। अगले कुछ दिनों तक आरुषि का व्यवहार अजीब रहा। उसने अचानक महंगी डिजाइनिंग की किताबें और हाई एंड सॉफ्टवेयर खरीदने शुरू कर दिए। हर रात मुझे आरुषि के कमरे से धीमी आवाज में किसी ट्यूटोरियल के फुसफुसाहट और उसके डिजाइनिंग टैबलेट पर तेज काम करने की आवाजें सुनाई देती थी। उसका चेहरा हमेशा थका हुआ, पर आंखों में एक अजीब सी तीव्रता होती थी। मुझे डर था कि कहीं वो अत्यधिक काम के दबाव या किसी ऑनलाइन जाल में तो नहीं फंस रही। आखिरकार एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और रात के 3 बजे उसके कमरे में गई। मैंने लाइट जलाई और देखा कि वो अपने कंप्यूटर पर एक जटिल 3D मॉडलिंग स्क्रीन देख रही थी। मैंने गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है। आरुषि ने नजरें झुका ली और गहरी सांस लेकर बोली, माँ, ये एक लाइफस्टाइल कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसे मैं बना रही हूँ। मैंने इसे अभय नाम दिया है। मैं इसे पार्ट टाइम डिजाइनिंग के साथ साथ डेवलप कर रही हूँ। उसने आगे बताया, माँ, मुझे पता है कि तुम कितनी अकेली हो और तुम अपने शौक को कितना दबाती हो। मैंने उस दिन रीता भाभी की बात सुनी। ये प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया है जिससे लोग अपने जीवन शैली के हिसाब से सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं, कपड़ों से लेकर घर तक। अगर ये सफल हो गया तो हम अमीर बन जाएंगे और तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम अपने सारे शौक पूरे करोगी। ये सुनकर मैं हिल गई। मेरा शक कितना गलत था। मेरी बेटी कोई जुआ नहीं खेल रही थी, बल्कि अपनी माँ की खातिर रात रात भर जागकर एक बड़ा टेक फैशन सपना बुन रही थी। ये सुनकर मुझे उसके इरादों पर गर्व हुआ, हालांकि मैं इस अनिश्चित और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित भी थी। उस रात मैंने आरुषि के साथ बैठकर अभय प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन और उसकी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। ये हमारा एक गुप्त और साहसिक जुड़ाव बन गया।
लेकिन एक दिन जब मैं आरुषि के लिए नाश्ता बना रही थी, मेरे पुराने ईमेल इनबॉक्स पर एक अनजाना मेल आया। भेजने वाला था विवेक। मेल में लिखा था, नेहा, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा काम खतरे में है। मैं परसों भारत वापस आ रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी कागजात पर दस्तखत चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे एक मौका दो। मेरे हाथ से नाश्ते की प्लेट छूट गई। 12 साल बाद अचानक, बिना किसी माफ़ी या प्यार के, सिर्फ ज़रूरी कागजात का जिक्र। मुझे तुरंत शक हुआ। मैंने तुरंत सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले अपने एक पुराने कॉलेज के दोस्त को फ़ोन किया। कुछ घंटों की जांच पड़ताल के बाद दोस्त ने जो बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विवेक ने अपनी नौकरी खो दी थी और उसने अपनी कंपनी के डिजिटल एसेट्स में एक बड़ा साइबर फ्रॉड किया था। उसे देश से बाहर निकलने के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ा था और उसे अपने नाम की सारी संपत्ति हमारे नाम का संयुक्त स्वामित्व वाला फार्म हाउस बेचनी पड़ रही थी, जिसके लिए उसे मेरी दस्तखत यानी कानूनी पत्नी की दस्तखत चाहिए थी। उसका वापस आना प्यार या घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि अपना कानूनी और वित्तीय जाल साफ करने के लिए था। 12 साल बाद, ठीक उसी वक्त जब आरुषि हमारे भविष्य को सुधारने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही थी, विवेक हमें और भी गहरे कर्ज और कानूनी झंझट में डुबाने वापस आ रहा था। आरुषि का अभय प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हमारी एकमात्र उम्मीद बन गया था। क्या मैं उस कागजात पर दस्तखत करूं? क्या विवेक की वापसी आरुषि के सपनों को तोड़ देगी और हमें बेघर कर देगी? मेरी उलझन और बढ़ गई। मुझे आरुषि को भी संभालना था और अपने लिए भी एक कठोर लेकिन सही निर्णय लेना था। मैंने अपने मन से ये तय कर लिया है कि मैं आरुषि से सब सच बताऊंगी और उसके भविष्य को पहली प्राथमिकता दूंगी, लेकिन विवेक को उसका सच जाने बिना दस्तखत बिल्कुल नहीं दूंगी। विवेक के ईमेल ने नेहा की बातों की नींद छीन ली थी। अगले दिन वो जल्दी उठी और आरुषि के कमरे में गई। आरुषि रात भर काम करने के बाद गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और संकल्प दोनों झलक रहे थे। नेहा ने धीरे से आरुषि को उठाया। आरुषि, उठो बेटा, हमें बात करनी है। आरुषि आंखें मलते हुए बोली, क्या हुआ माँ? क्या अभय में कोई बग आ गया? नेहा ने उसे पास बिठाया, उसके हाथ थामे और फिर विवेक का ईमेल और दोस्त से मिली सारी जानकारी बिना किसी लाग लपेट के बता दी। आरुषि पहले तो सन्न रह गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई, फिर उनमें गहरी निराशा और अंत में क्रोध झलकने लगा। आरुषि ने गहरी सांस ली। तो वो पापा जो 12 साल से एक फ़ोन तक नहीं कर पाए, वो हमें बेघर करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ अपने साइबर फ्रॉड को छिपाने के लिए? नेहा ने आंसू पोंछे। हाँ बेटा, वो सिर्फ दस्तखत चाहते हैं ताकि उन्हें अमेरिका में सज़ा से थोड़ी राहत मिल सके और वो फार्म हाउस बेचकर अपना कर्ज चुका सके। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। आरुषि तुरंत शांत और गंभीर हो गई। ये वो अभय प्लेटफॉर्म बनाने वाली तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, माँ, हम उन्हें दस्तखत नहीं देंगे। ये फार्म हाउस आपका है और इससे जुड़ी हर चीज़ अब हमारा भविष्य है। हमने 12 साल तक जो कुर्बानी दी है वो बर्बाद नहीं होगी। अभय को अभी और समय चाहिए, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। आरुषि ने अपनी माँ को समझाया कि अभय के लिए उसने एक छोटा वित्तीय सुरक्षा मॉड्यूल भी डेवलप किया था, जिसे वो बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। आरुषि ने बताया, विवेक पापा पर जो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। ये उनका डर है कि अगर वो फार्म हाउस नहीं बेच पाए तो उन्हें भारत में भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। माँ, हम इस कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आज ही अभय के उस वित्तीय सुरक्षा मॉड्यूल को कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पेश कर रही हूँ, जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। नेहा को डर लगा। क्या तुम ये सब संभाल पाओगी? वो तुम्हारे पापा हैं। आरुषि ने आत्मविश्वास से कहा, वो मेरे बायोलॉजिकल पिता हैं माँ। मेरे असली पापा तो आप हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। मैं अपने असली भविष्य को सुरक्षित कर रही हूँ। 2 दिन बाद विवेक निर्धारित समय पर वापस आया। वो पहले जैसा नहीं था, थका हुआ, परेशान और अपनी सफ़ेद शर्ट में भी आत्मविश्वास की कमी थी। उसने सीधे घर पर फ़ोन किया और मिलने का समय तय किया। नेहा ने रीता भाभी को बताया कि विवेक आ रहा है, लेकिन कारण नहीं बताया। वो चाहती थी कि घर में आरुषि का काम चलता रहे। शाम को विवेक एक महंगे होटल में मिला, ना कि घर पर। नेहा और आरुषि साथ गई। विवेक ने कृत्रिम मुस्कान के साथ नेहा को गले लगाना चाहा। नेहा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, और मेरी आरुषि कितनी बड़ी हो गई। नेहा पीछे हट गई। विवेक, सीधे बात करो, 12 साल बाद ये ड्रामा किस लिए?
विवेक ने तुरंत कागजात निकाले। देखो नेहा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अमेरिका में बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया है, मुझे इन कागजात पर दस्तखत चाहिए। ये सिर्फ हमारे पुराने फार्म हाउस से जुड़े हैं, ये ज़रूरी है, नहीं तो मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। आरुषि ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज़ में एक ठंडी कठोरता थी। नुकसान नहीं पापा, साइबर फ्रॉड, जिसमें आपको भारी जुर्माना भरना पड़ा है। विवेक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो चौंक गया। आरुषि, तुम्हें ये सब कैसे पता? आरुषि ने जोर दिया, आप हमें बेघर करने आए हैं पापा। ये फार्म हाउस मेरी माँ की सुरक्षा है। 12 साल पहले आपने हमें एक वादा देकर गए थे, आपने एक भी वादा नहीं निभाया। आज आप एक धोखा देने आए हैं। विवेक ने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी आरुषि ने अपने फ़ोन पर कुछ किया। विवेक के फ़ोन पर एक अलर्ट आया। आरुषि ने कहा, पापा, मुझे पता है कि आप अभी किस कानूनी दल के साथ काम कर रहे हैं। मेरी टीम ने आपके पुराने एसेट्स और आपके द्वारा किए गए फ्रॉड से जुड़े कुछ गहन वित्तीय डेटा, डीप फाइनेंशियल डेटा को ट्रैक किया है। ये सब मैंने एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया है। विवेक, तुम क्या कर रही हो? आरुषि ने एक निर्णायक मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा कर रही हूँ पापा। ये एक आपातकालीन योजना है। अगर आपने आज रात 12 बजे तक ये कागजात फाड़ नहीं दिए और हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ने का वादा नहीं किया, तो मैंने अपनी कानूनी टीम को निर्देश दिए हैं कि वे ये सारे अनैतिक वित्तीय साक्ष्य आपकी वर्तमान कानूनी फर्म को सौंप दे। इससे आपके लिए जुर्माना और भी बढ़ जाएगा। विवेक पूरी तरह से टूट गया। उसकी धोखेबाजी की चाल उसी की बेटी ने ध्वस्त कर दी थी। वो समझ गया था कि वो एक ऐसी महिला और लड़की से उलझ गया है जिन्होंने अकेले दम पर लड़ना सीखा है। उसने चुपचाप कागजात उठा लिए। गुस्से और हार के मिश्रण में उसने कागजात को फाड़ दिया। ठीक है आरुषि, तुम जीत गई, मैं जा रहा हूँ। विवेक ने बिना नेहा को देखे वहां से बाहर कदम रखा। नेहा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। आरुषि ने अपनी माँ के माथे पर चूमा और कहा, अब हम सचमुच आज़ाद हैं माँ, अब हम अभय को असली उड़ान देंगे। अगले दिन रीता भाभी कॉफी पर आई। उन्होंने पूछा, नेहा, विवेक आया था, क्या हुआ? नेहा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शांति थी। उसने रीता भाभी को बताया कि विवेक अपने काम से लौट गया है और वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। रीता भाभी ने फिर वही बात दोहराई, अब तो तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। इस बार नेहा का जवाब अलग था। उसने आत्मविश्वास से अपनी बेटी की ओर देखा जो लैपटॉप पर काम कर रही थी। हाँ भाभी, मैं नई शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन एक नए साथी के साथ नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी शर्तों पर और अपने आत्मसम्मान के साथ एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मेरा साथी मेरा काम है और मेरा प्यार मेरी आरुषि। आरुषि ने माँ की ओर देखा और आंखों ही आंखों में मुस्कान दी।